Conceptual question number 3.7. A man sleeps on the oily floor. He wants to move out of this area. He is alone. He throws his bag to move out of this slippery area. How can this act help him? एक बंदा जो है वो एक ऐसे फर्श पर गिर जाते हैं, एक आइली फ्लोर पर गिर जाते हैं। आइली फ्लोर मीन्स पानी गिरा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई है, उस पर चलने से जो है ना हम फिसल जाते हैं फ्रिक्शन की कमी की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड रिड्यूस फ्रिक्शन। आइली लिक्विड अगर गिरा हुआ हो तो उस पर हम चल नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम फिसल जाते हैं। इन द सेम मैनर वो बंदा भी उस आइली फ्लोर के ऊपर फिसल गया है, गिर गया है। अब उसके हाथ में एक बड़ा बैग है, तो वो जो पर्सन है साइटों पर नहीं हाथ लगा सकता, पूरा जो एरिया है आइली फ्लोर है, तो और कोई बंदा भी वहाँ पर नहीं है, वो अकेला है। तो वो उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं। इस चीज़ को पकड़ने के लिए करीब में कोई चीज़ भी नहीं है या हेल्प करने के लिए कोई बंदा भी साथ नहीं है, वो अकेला है। तो इस जो स्लिपरी एरिया से उसने बाहर निकलना है, तो निकलने के लिए वो बैग को ऐसे फेंकता है। तो बैग के फेंकने से उसकी क्या मदद होगी, उसकी कैसे मदद होगी, यह हमने एक्सप्लेन करना है। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो इस बात से आप अच्छी तरह से समझ चुका होगा, और मैं समझता हूँ जब मैंने न्यूटन थर्ड लॉ का नाम लिया तो इस क्वेश्चन का कम से कम 70-80% आप समझ चुके होंगे। जब वो पर्सन स्लिपरी आइली फ्लोर के ऊपर गिर जाता है तो उसके हाथ में बैग है, बैग उसके हाथ में है, कोई बंदा उसके साथ भी नहीं है, तो वो उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, उस बैग को एक डायरेक्शन में ऐसे आगे की तरफ फेंकेंगे। तो क्या होगा, उसके हाथ ने फोर्स लगाई उस बैग के ऊपर आगे फेंकने के लिए, तो बैग आगे जाके गिरेगा। जब बैग को आगे की तरफ फेंकेंगे तो उसके हाथ ने जो फोर्स लगाई है वो एक्शन फोर्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन है। अगर उसके हाथ की जो फोर्स हो वो एक्शन है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक उस एक्शन की वजह से खुद ब खुद एक रिएक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसने बैग को फेंका है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है। उस फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ मूव करता है। इस तरह से वो स्लिपरी एरिया से बाहर निकल जाता है। बैग के आगे फेंकने से एक्शन हुआ, तो रिएक्शनल फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ मूव किया, इस स्लिपरी एरिया से वो बाहर निकल गया। इस तरीके से बैग के फेंकने से उसकी मदद हो गई उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकलने के लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.8. हाउ वुड यू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ रॉकेट? हम रॉकेट के मोशन को न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम जानते हैं ये जो रॉकेट का प्रिंसिपल है वो थर्ड लॉ भी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। वो कैसे हैं, आइए हम समझते हैं। हम जानते हैं 80% रॉकेट जो है वो फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर ये जो फ्यूल के अंदर हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया है वो जलाने के काम आएंगी। जब फ्यूल रॉकेट के अंदर जलेगा तो वो उसके टेल के थ्रू हाई स्पीड के साथ फ्यूल बाहर निकल आएगा। इसका मतलब अंदर से एक हाई फोर्स के साथ बाहर फ्यूल आ रहा है, तो वो एज एक्शन है, वो एक्शन है। फ्यूल का बाहर आना क्या है, वो एक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो फ्यूल दैट इज हॉट गैसेस हाई वेलोसिटी से बाहर आया है, तो ये एज एक्शन है। तो थर्ड लॉ के मुताबिक एक रिएक्शनल फोर्स दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो एक्शन की वजह से रिएक्शनल फोर्स खुद ब खुद अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर रॉकेट पे लगती है और रॉकेट उस रिएक्शन की नतीजे में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है यूज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के यूज को हम देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम ऑफ फ्यूल कमिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रॉकेट मूविंग अपवर्ड।
मैंने शार्प करके कमिंग डाउनवर्ड मूविंग अपवर्ड नहीं लिखा है। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब फ्यूल जलेगा तो फ्यूल हाई वेलोसिटी से रॉकेट के टेल से बाहर आएगा नीचे की तरफ, तो ये एक्शन है थर्ड लॉ के मुताबिक। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है विथ वेरी हाई स्पीड। विथ वेरी हाई स्पीड का मतलब है विथ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के साथ ये बाहर आ रहा है और फ्यूल का कुछ मास भी है, तो मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। और इसी तरह जितने मोमेंटम के साथ फ्यूल नीचे आ रहा है उतने मोमेंटम से रॉकेट ऊपर भी जाएगा। जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से या जितनी हाई स्पीड से फ्यूल रॉकेट के टेल से बाहर आ रहा है उतनी ही वेलोसिटी के साथ, उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना मोमेंटम फ्यूल ने नीचे आते वक्त गेन किया है उतना मोमेंटम रॉकेट नीचे से ऊपर भी गेन करेगा। तो मोमेंटम ऑफ फ्यूल यहाँ पर होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट के। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3.9 व्हाई आर बैट्समैन ग्लव्स पैडेड विथ फोम। क्रिकेट के जो बैट्समैन है उसके जो ग्लव्स है, जो दस्ताने हैं, वो फोम का बना हुआ क्यों होता है? कपड़ा या कॉटन का भी बना सकते थे, तो फोम का क्यों बनाते हैं? इसकी रीज़न क्या है? क्रिकेट का जो बैट्समैन है उसके जो ग्लव्स है, दस्ताना है, उसको फोम की मदद से तैयार किया जाता है, फोम से तैयार किया जाता है। क्योंकि फोम से तैयार करने से ये फ़ायदा होगा, एक तो बैट्समैन की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनके जो हाथ वगैरह है उसके ऊपर इंजरी ना आए, उन पर कोई ज़ख्म ना आए। वो कैसे ज़ख्म नहीं आएगा या कैसे इंजरी से हम फोम की मदद से हम बैट्समैन के हाथ को कैसे इंजरी से बचा सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्लव्स का फोम से बनाने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है या कोई उसके हाथ पर सपोज़ कोई बेट लग जाता है या बाल कहीं से लग जाता है, तो फोम की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम है वो देर से होता है। चेंज इन मोमेंटम देर से होने का मतलब ये है, कोई चीज़ हाथ पे लगती है या बैट या बाल, तो मोमेंटम चेंज देर से होगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का टाइम बढ़ेगा। तो क्या होगा, फोर्स ट्रांसफ़र का टाइम भी बढ़ेगा। जब फोर्स अंदर देर से पहुंचेगी तो उसका असर कम होगा, कम से कम उसका 95 या 99% फोर्स का जो इफ़ेक्ट है या मोमेंटम का जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो चुका होगा। इससे उसके हाथ को उसको ज़ख्म नहीं आएगा। यानी कि फोम से हम चेंज इन मोमेंटम के टाइम को बढ़ाते हैं। चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली शो किया है चेंज इन मोमेंटम एफ क्रॉस टी, चेंज इन मोमेंटम एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। अब एफ और टी आपस में रेसिप्रोकल है, एफ और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम टी को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होगी। जब फोर्स कम लगेगी तो उसका जो है ना ज़ख्मी होने के चांस भी कम होगा, ज़ख्मी होने का जो ख़तरा है वो टल जाएगा, क्योंकि हल्की फोर्स से जो कम फोर्स है वो उसको ज़ख्मी नहीं कर सकती। इसलिए हम बैट्समैन के जो ग्लव्स है उसको हम फोम से बनाते हैं इम्पल्स के टाइम को बढ़ाने के लिए या चेंज इन मोमेंटम के टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि बैट्समैन को हम ज़ख्म आने से बचा सके।